नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस ईशू क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड और पीटीटी 2025 के लिए हिंदी की प्रथम क्लास, जिसमें आपके 4 टॉपिक जो है एक साथ क्लियर होंगे। और ये पहली क्लास होने वाला है जिसमें भाषा और व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। यूट्यूब पर पहली क्लास और अभी तक जो है किसी ने नहीं ली होगी। 4 टॉपिक आपके एक ही क्लास में क्लियर होने वाले हैं, इसलिए आप सभी को ये क्लास अंत तक देखनी है। आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। 4 टॉपिक आपके एक क्लास में जो है वह क्लियर कर देंगे। और दूसरी क्लास आएगी उसमें भी आपके 4 टॉपिक, तीसरी आएगी उसमें भी 4 टॉपिक। ऐसे करके हम हिंदी जो है वह केवल 3 से 4 वीडियो में आपकी जो पूरी कर देंगे। उसके बाद हम चलेंगे एमसीक्यू, डेली एमसीक्यू। अभी भी आपको एमसीक्यू के माध्यम से ही तैयारी करवाएंगे, लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। एक बार सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए ताकि चलिए, और इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उससे पहले आपको जो है क्लास देखनी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चलिए अध्याय फर्स्ट पढ़ेंगे हम, जिसका नाम क्या है स्क्रीन पे मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसका नाम है अध्याय फर्स्ट का भाषा और व्याकरण। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाषा क्या है। भाषा एक माध्यम है। भाषा क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या है बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, है ना। तो वह लिखित रूप में भी हो सकती है, मौखिक रूप में भी हो सकती है भाषा। तो भाषा क्या है? एक माध्यम है ना। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे भाषा का। भाषा का पहला प्रश्न है आपका कि हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर माने गए हैं। देखो कितने स्वर माने गए बताइए बताइए। तो हिंदी भाषा में कुल कितने 13 स्वर माने गए हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। वैसे 11 माने गए हैं, लेकिन इसमें जो है 13 स्वर माने गए हैं हिंदी भाषा में। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल सही रहेगा। जिसमें से अगर हम देखें तो मूल स्वर कितने हैं। देखो मूल स्वर पूछते हैं, मूल स्वर कितने हैं। मूल स्वर को आपके ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि मूल स्वर कितने होते हैं डायरेक्टली। तो मूल स्वर होते हैं कितने? 3 मूल स्वर होते हैं। कितने? 3 मूल स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, ई और उ। ये तीनों आपके क्या है? मूल स्वर है। ये तीनों आपके मूल स्वर हो गए। इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी जो बचे वह सब आपके दीर्घ स्वर हो जाएंगे स्वर में, है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर है। देखो मैंने आपको अभी बताया था मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। 3 मूल स्वर होते हैं, जिनमें से कौन कौन सा? एक तो अ, एक ई और एक उ हो जाएगा। जिसमें से आपके इनमें से कौन सा है? तो उ आपके मूल स्वर हो गया। तो आपका राइट आंसर ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब इनमें से आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा व्यंजन ध्वनि अनुनासिक है। बताइए इनमें से कौन सी अनुनासिक है। तो आप सभी का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना। 3 बताने वाले सभी करेक्ट हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है बताइए। इसमें से दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? जो दांत और होठ की सहायता से बोली जाती है वह आपके दंतोष्ठ ध्वनियां कहलाती है। तो वह कौन सी है? वह जो है ये आपके दांत और ओष्ठ की सहायता से बोली जाती है। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन बताइए। संयुक्त व्यंजन जो है वह किसे कहते हैं? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? देखो इसमें से ट जो है वह संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी त्र है, ज्ञ है, श है। देखो इनका आपके जो है टुकड़े भी पूछे जाते हैं। तो ये कौन कौन से वर्ण से बनता है। तो देखो ये श जो बनता है ये क प्लस प से मिलकर बनता है ना। क प्लस प से मिलकर बनता है। अगर त्र की बात करें, है ना, त्र की बात करें तो ये त प्लस र से मिलकर बनता है ना। और अगर हम बात करें ज्ञ की, तो ज्ञ जो है आपके ज प्लस ण से मिलकर बनता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। इनमें से अंतस्थ ध्वनि कौन सी है बताइए। इनमें से अंतस्थ ध्वनि कौन सी है? य। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य,
र, य, र, ल, व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इनको आपको ध्यान में रखना है, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो इनमें से अंतस्थ ध्वनि कौन सी? यह है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी का है, कौन सा वर्ण जो है अघोष है? बताइए। देखो अघोष क्या होता है? अघोष वर्ण कौन से होते हैं और घोष क्या होता है? बताइए। अघोष और घोष में क्या अंतर है? अघोष किसे कहते हैं? जिनमें जिन वर्णों को बोलने में क्या हो? कंपन हो, उनको कहते हैं अघोष वर्ण। और जिनको बोलने में कंपन नहीं हो उनको कहते हैं घोष वर्ण। तो आपका राइट आंसर इसमें से अघोष वर्ण कौन सा है? बताइए। इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है आपका? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना। अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अध्याय 2 पढ़ेंगे अब हम, संज्ञा। सारे टॉपिक जो है हमने लिए हैं और सारे क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको जो है हर टॉपिक का रिवीजन हो सके। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा, है ना। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, विशेष, जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। या फिर कोई विशेष चीज है ना, कोई विशेष वस्तु है जो दुनिया में एक ही होती है ना, उनको कहा जाता है संज्ञा। और वह सभी जो शब्द है वह संज्ञा कहलाते हैं। देखो अब देखते हैं। हाँ तो देखो पहला क्वेश्चन, कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो देखो पुस्तक, पुस्तकें हो सकती है बहुत सारी, सत्य नहीं होगा। भीड़ एक पूरा समूह को दर्शाता है। उत्कर्ष, उत्कर्ष अकेला है, एक संस्था है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही रह जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी का है, पानी शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराता है? देखो पानी या फिर जितने भी तरल पदार्थ आते हैं, जैसे पानी हुआ, लोहा हुआ, ये सभी जो तरल पदार्थ एक प्रकार से हैं। पानी, लोहा, तेल, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक में आते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल सही रहेगा। यह आपकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? यह आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। बताइए इनमें से कौन सा है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन फिर भी जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है? बताइए। देखो केसरी सिंह बारहट महान क्रांतिकारी थे, ये तो बिल्कुल। देखो आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है। देखो अगर यहाँ पर होता जयचंद, तो जयचंद एक विशेष व्यक्ति है, तो यहाँ पर आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकती है। लेकिन इसी को जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों कर दिया, तो यहाँ पर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी यहाँ पर क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल सही रहेगा, है ना। जयचंद एक महान व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति विशेष है, लेकिन उनके अनुसार जो है बहुत सारे लोगों की तुलना कर दी गई, एक जाति विशेष की तुलना कर दी गई कि आजकल जो है जयचंदों की कमी नहीं है। मान लो जयचंद जो है ये बहुत ही एक ज्ञानी व्यक्ति है, तो अब क्या है, तो आजकल बहुत सारे ज्ञान बांट रहे हैं, तो जयचंदों की कमी नहीं है, तो एक प्रकार से जाति हो गई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जाए, व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक हो गई। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका, कौन सा शब्द समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा है? समूहवाचक का अर्थ क्या होता है? समूह में, जैसे हम कह सकते हैं कि 7 बहनें, है ना, पंचवटी, ये क्या है? 5 वटों का समूह, 7 बहनों का समूह, ये समूह है, तो ये समुदायवाचक कहलाएगी। उसी प्रकार देखो, घास नहीं, पेड़ नहीं, चतुराई भी नहीं, भीड़, भीड़ में क्या एक व्यक्ति रहता है क्या? एक व्यक्ति रहेगा तो उसको भीड़ कहेंगे क्या? या 2-3 व्यक्ति भी खड़ेंगे उसको भीड़? इसमें सैकड़ों व्यक्ति रहते हैं, है ना, सैकड़ों व्यक्ति रहते हैं, उसे कहते हैं भीड़, है ना। तो वह क्या है? एक समूह है, तो इसे समूहवाचक कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, महिमा भाववाचक संज्ञा किस प्रकार के शब्दों से बनी है? बताइए। तो महिमा, मान लो हम बोलते हैं कि शिव का महिमा अपरंपार है ना, अपरंपार है, तो क्या अपरंपार है महिमा, तो किसकी? शिव की। तो ये क्या है? इनकी विशेषता, विशेषण। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है,
कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है? अब जातिवाचक संज्ञा देखो, पहाड़ में बहुत सारी पहाड़े, छोटी मोटी सारी पहाड़ियाँ आ गई, किसी भी कितनी भी प्रकार की पहाड़ है, तो बस पहाड़ एक क्या है, जाति विशेष हो गई। क्या हो गई? जाति विशेष। जोधपुर एक शहर है जो कि क्या हो गया, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, मैंने क्या कहा था, सभी जिलों राज्यों देशों इन सभी के नाम जो है एक प्रकार से विशेष है। ये सभी आपके जो है क्या आते हैं, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। मिठास भाववाचक संज्ञा, लोहा द्रव्यवाचक, क्योंकि पिघल जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। क्वेश्चन नंबर 7, उसका जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। उसका जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, उक्त वाक्य में जाना शब्द कतिपय व्याकरणों की दृष्टि से किस विशिष्ट प्रकार की संज्ञा शब्द माना गया है? बताइए। देखो, जाना, उठना, बैठना, ये सभी जो शब्द हैं ये किस में आते हैं? क्रियार्थक संज्ञा में आते हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी कुछ व्याकरण लोग हैं जो कि आपके क्रियार्थक संज्ञा को भी मानते हैं, तो इसमें जो है जाना, उठना, बैठना ये सभी शब्द जो है शामिल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल सही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3। अध्याय 3 है अब हमारा, हमने भाषा और व्याकरण पढ़ी है, भाषा और व्याकरण पढ़ी है, उसके बाद हमने संज्ञा पढ़ी है, उसके बाद तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे अब सर्वनाम। तीसरा टॉपिक क्या है? सर्वनाम। चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वनाम कहते किसे हैं? तो संज्ञा के स्थानों पर काम आने वाले शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे कि मोहन है ना, मोहन दूध पी रहा है। अब मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, वो मोहन वही है, तो हम इसको बोल देंगे मोहन की जगह वह दूध पी रहा है। दूध तो मोहन पी रहा है, लेकिन हम उसको बोल रहे हैं कि वह दूध पी रहा है, तो इस मोहन, इस कर्ता की जगह जो है वह का प्रयोग किया है, तो वह क्या है? एक प्रकार से वह एक सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। चलिए पढ़ते हैं, तब समझ में आएगा। पहला प्रश्न है आपका, वह किस प्रकार का सर्वनाम है? देखो, अब ये वह जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या फिर पुरुषवाचक? तो देखो, मैंने कहा जैसे कि वह दूध पी रहा है, तो वह दूध पी रहा है, तो ये क्या? दूध पी रहा है, एक ये निश्चय है। ये ऐसा नहीं है कि वह दूध नहीं पी रहा हो, मैं बोल रहा दूध पी रहा है, ये एक निश्चय है एक प्रकार से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, है ना। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से? एक होते हैं आपके निजवाचक, दूसरे होते हैं आपके प्रश्नवाचक, तीसरे कौन से होते हैं? अनिश्चयवाचक, चौथे कौन से होते हैं? निश्चयवाचक, पांचवे कौन से होते हैं? पांचवे होते हैं संबंधवाचक, और छठा कौन सा होता है आपकी? पुरुषवाचक। ये 6 प्रकार के आपके जो है सर्वनाम होते हैं, ये इनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी का है, मोटे तौर पर हिंदी में कुल मिलाकर कितने सर्वनाम शब्द हैं? तो देखो, बहुत सारे 8 भी मानते हैं, बहुत सारे 7। हिंदी व्याकरण के अनुसार कितने होते हैं बताइए। देखो, मात्रा प्रभाकर है ना, एक मिनट है ना, हिंदी व्याकरण की आपको ये केवल एक बार ये याद रखना है कि हिंदी व्याकरण के अनुसार जो है सर्वनाम कितने होते हैं? 7 होते हैं। बाकी मोटे तौर पर हिंदी में कुल मिलाकर कितने सर्वनाम माने गए हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही रहेगा। और आपके कुल जो है एग्जाम में जो पूछा जाएगा आपको, वह उसमें आपको सर्वनाम 6 ही राइट करने हैं, है ना। ये बाकी जो लोग हैं ये अलग अलग प्रकार इनके अनुसार बता रहे हैं, लेकिन अपन को 6 सर्वनाम ही दिए गए हैं और सिलेबस में ही 6 है और अपन को 6 ही मानना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रयोग व अर्थ की दृष्टि से अगर सर्वनाम के भेद पूछे तो कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। चलिए देखो, बेटे होंगे उनके बहुएं आएगी, बेटे होंगे और उनके क्या आएगी? बहुएं आएगी। उक्त वाक्य में प्रयुक्त उनके
शब्द में कौन सा सर्वनाम माना जाएगा? बताइए, उनके शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक? तो देखो, बेटे होंगे और उनके क्या आएगी? बहुएं आएगी। तो बहुएं जो है, बहुएं का संबंध किनसे होगा? बेटे से। तो इन दोनों के बीच संबंध होगा, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोई तो खेत की रखवाली करता होगा। नोटिस करिए, कोई तो खेत की रखवाली करता होगा। उक्त वाक्य में कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम माना जाएगा? बताइए, ये जो कोई शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? अब कोई ये नहीं पता कि रमेश, मुकेश, श्याम जो भी है वह खेत की रखवाली करता होगा। अब यहाँ पूछा कोई, अब पता नहीं कौन कर रहा होगा। तो ये एक अनिश्चयवाचक है ना, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं है, निश्चय नहीं है कि वह वही व्यक्ति वहाँ पर निगरानी कर रहा होगा। तो ये एक प्रकार से अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्याकरण संबंधी कौन सी पुस्तक सर्वनाम के लिए संज्ञान प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया गया है? व्याकरण संबंधी कौन सी पुस्तक में जो है सर्वनाम को संज्ञान प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस पुस्तक में? ये भाषा चंद्रोदय जो पुस्तक है उसमें जो है सर्वनाम का संज्ञा प्रतिनिधि है ना का शब्द मिलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से शब्दों में कौन सा शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध कराता है? पुरुषवाचक में जो तो नहीं करा रहा, सो भी नहीं, कोई भी नहीं, तू एक पुरुष को ही बोलेंगे हम। तो एक प्रकार से तू आपका बिल्कुल सही रहेगा। देखो, अब हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे, विशेषण। संज्ञा पढ़ ली, भाषा व्याकरण पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे चौथा टॉपिक कौन सा है? विशेषण। चलिए, विशेषण का पहले विशेषण कहते किसे हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। उसका सिर कुछ भारी सा हो गया। यहाँ पर देखो, भारी सा हो गया। उक्त वाक्य में भारी सा जो है शब्दांश में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या परिणाम सूचक विशेषण? बताइए इसका राइट आंसर। तो देखो, मैं आपको बता दूं, सा है ना, सा और सी ये जो प्रत्यय हैं, ये आपके गुणवाचक विशेषण के साथ जुड़ते हैं। गुणवाचक विशेषण के साथ जुड़ते हैं, है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्यों में परिणामवाचक विशेषण का बोध कराने वाले शब्द को प्रयोग हुआ है? परिमाणवाचक, यह गाय रामेश्वर की है, खेतों में कम ज्यादा फसल होती रहती है, रणकपुर मंदिर प्राचीन है, उसके घर में बड़ा सा पेड़ है ना। तो अब बताइए, इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? तो देखो, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, है ना, जैसे कम ज्यादा, है ना, थोड़ा ज्यादा, है ना, ये सभी क्या है? परिमाण। तो इसमें क्या है? खेतों में कम ज्यादा फसल होती रहती है, तो इसमें आपके हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, है ना। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो, घर में बड़ा सा, मैंने क्या कहा? सा और सी आते हैं, ये एक प्रकार से गुणवाचक विशेषण है। रणकपुर मंदिर प्राचीन है, ये क्या है? एक प्राचीन है, ये भी इसका की अवस्था बता रहा है, तो ये भी आपकी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह फल सड़ा हुआ है, इस वाक्य में प्रयुक्त जो यह है वह शब्द किस विशेषण का सूचक है? गुणवाचक, संख्यावाचक या परिमाणवाचक या सर्वनामिक? तो देखो, यह क्या है? यह एक सर्वनाम है, तो यह आपके सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 बिल्कुल सही रहेगा, है ना। मैंने क्या कहा? संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है कौन? विशेषण, है ना। चलिए, पुलिस के पास मोटा डंडा है, पुलिस के पास मोटा डंडा है। उक्त वाक्य में मोटा विशेषणवाची शब्द किस प्रकार गुण सूचित करता है? तो मैंने क्या बताया?
अवस्था, अवस्था, आकार, रंग, ये सभी जो है गुणवाचक में आते हैं, एक प्रकार से गुण बताते हैं। तो इनमें आपके जो है क्या हो जाएगा, ये तो अच्छा ये बता रहा है कि मोटा विशेषणवाची शब्द में किस प्रकार का गुण सूचित करता है, तो ये उसका आकार संबंधी, और इसमें आपके गुणवाचक हो जाएगा, है ना। आकार है, कैसा है, उसका मोटा आकार है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के सार्वनामिक विशेषण माने गए हैं? बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर। सार्वनामिक विशेषण कितने माने गए हैं व्युत्पत्ति के आधार पर? तो वह कितने माने गए हैं? 2 माने गए हैं। 2 कौन कौन से, बताइए 2 कौन कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा आपके मूल सार्वनामिक विशेषण, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, यौगिक, है ना। दूसरा कौन सा हो जाएगा, यौगिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन कारीगर शब्द में किस प्रकार का सार्वनामिक विशेषण है? बताइए कौन कारीगर। तब ये कौन क्या पूछ रहा है, कौन एक प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है कि कौन कारीगर है, एक प्रकार से उसका सर्च करना है, तो एक प्रकार से सवाल बन गया कौन, तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अब बताइए, सातों बहिनें, पांचों पीर, सैकड़ों लोग इत्यादि शब्दों में किस प्रकार के निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो देखो ये भी आपके समूह को दर्शा रहा है एक प्रकार से, तो इसमें हो जाएगा समूहवाचक, ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही रहेगा। 7 बहिनें, 5 पीर, सैकड़ों लोग, समूह, समूहवाचक। 8वां नंबर आपका क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर। रचना की दृष्टि से, तो देखो व्युत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बताए थे कितने प्रकार बताए थे, 2 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? एक तो आपको बताया था मैंने मूल सार्वनामिक विशेषण, और एक और आपको बताया था यौगिक, और एक आपको पूछा है रचना के आधार पर। अगर आपको रचना के आधार पर पूछे तो भी आपके 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो रूढ़, है ना, जिन्हें मौलिक भी कहेंगे हम, जिन्हें हम मौलिक भी कह सकते हैं, और एक होगा आपके यौगिक, एक और आपके हो जाएगा यौगिक, है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। अब जो है हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, क्रिया। क्या पढ़ेंगे हम? क्रिया। 5वां टॉपिक पढ़ेंगे हम क्रिया। बाकी जो इस क्लास में हम जो है 4 टॉपिक पढ़े हैं, उसी प्रकार हर क्लास में हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे हर क्लास में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार है और BSTC OPTT में सफलता पानी है अभी से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से जुड़ जाइए, आपका 100% फ़ायदा होगा। पिछली बार भी हमने हिंदी की बहुत ही बेहतरीन तैयारी की थी, और पिछले वीडियो भी आप देख सकते हो किस प्रकार से हमने हिंदी की तैयारी करवाई। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।